हेलो दोस्तों, यूपीएससी प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं बीपीएससी 69 का जो प्रीलिम्स हुआ था हमारा, उसके हम जीके जो जीएस का एग्ज़ाम था, जीएस वाला पेपर, उसको सॉल्व करेंगे। इसमें 1 से लेकर के करीब 150 क्वेश्चन है, उसको हम सभी को सॉल्व करने वाले हैं आज। देख लीजिए एक बार में। 110, 115 है, जो 134, 147 और 150। तो आज हम सभी को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको हम फटाफट शुरू करते हैं आज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो इसमें कौन सा हमें बताना है कि कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। इसमें नहीं वाला बताना है। तो कौन कौन सा नहीं थे, एक इसमें से कौन सा नहीं है। जे एंड्रयूज़, पी लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए वाला, यानी कि जे एंड्रयूज़ जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। बाकी दोनों जो लोग थे क्या थे, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कौन, पी लॉरेंस और ए वी अलेक्जेंडर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की थी। उपयुक्त विचार किस नेता का था। यानी कि पूछ रहा है सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत जो था किस नेता का था। तो पहला है बिपिन चंद्र पाल, सी राजगोपालाचारी, दूसरा लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा क्या, सी वाला, यानी कि लाला लाजपत राय, जिन्होंने सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसमें हमें बताना है कि पहली बार जो था मौलिक अधिकारों से प्रस्ताव किस पे पारित किया गया था। तो क्या है, कराची अधिवेशन 1931, सूरत अधिवेशन 1907, गया अधिवेशन 1922, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, कराची अधिवेशन जो था 1931 में हुआ था। उसमें क्या था, पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव का पारित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन चलता है। क्वेश्चन नंबर 4, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। क्या 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण क्या थे। अब देखिए इसके कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। अंग्रेज़ों की सैन्य श्रेष्ठता है अंग्रेज़ों की, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम की विचारधारा नहीं थी, ये भी सही है। आगे है, समाज के सभी वर्गों का समर्थन का अभाव। तो इसके यानी कि राइट ऑप्शन होगा हमारा 1, 2 और 3, तीनों ही सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी वाला, उपयुक्त में से सभी, यानी कि चौथे का हो जाएगा हमारा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बिहार का गया रसोई, क्या है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, कौन थे ये। तो उसका राइट ऑप्शन होगा हमारा 5वें का सी, वटक मियाँ। जी बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप सीधे देख सकते हैं। क्या है, वटक मियाँ थे। वटक मियाँ ने जो था महात्मा गांधी की जान जहर से बचाई थी। जो रसोई में उनके खाने में जहर मिला दिया गया था, तो उससे रक्षा किसने की थी, वटक, क्या नाम है, वटक मियाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 1947 और 48 के दौरान बिहार में वक्स आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। यानी कि क्या बोल रहा है, क्या है, वक्सात आंदोलन। एक बार फिर से देख लीजिए, वक्सात आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था, कब, 1937 और 38 ईस्वी में। तो देखिए क्या है, पी अली खान, स्वामी दयानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा क्या, सहजानंद सरस्वती के द्वारा वकाश आंदोलन का शुरुआत की गई थी। उसके बाद में कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 चलता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्या क्या है, क्या करना है हमें, उपयुक्त दी गई घटनाओं को निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है। कालानुक्रम देख लीजिए, क्या है, होम रूल लीग आंदोलन, सूरत विभाजन, खेड़ा आंदोलन, मार्ले मिंटो। तो आप जानते हैं मार्ले मिंटो क्या था, 1909 में हुआ था, 1909 में।
मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 में हुआ था। और सूरत अधिवेशन हमारा कब हुआ था? 1907 में। खेड़ा कब हुआ था? 1917 के आसपास हुआ था। और होम रूल लीग, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा 7वें का सी। पहले कौन सा आएगा हमारा? 2 वाला, यानी कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 को हुआ था। तो इस हिसाब से अगर हम दूसरा जो आएगा पहले आएगा, तो बी और डी कट जाएंगे, तो हमारा ए और सी में से एक होगा। और उसके बाद देखिए 3 और 4 में से कौन सा आना चाहिए? खेड़ा 1917 और 3 और 4 मार्ले मिट्टो कब था? 1909 को। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी वाला। चलिए 7वें के बाद में आगे चलते हैं। 8वां, लॉर्ड लिटिन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? लिटिन जो है किससे संबंधित नहीं है जी? यहाँ पे ध्यान रखना होगा, हाँ बोल रहा है या नहीं बोल रहा। तो क्या इल्बर्ट विल स्ट्रेची कमीशन, शस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर पुलिस अधिनियम। तो आप जानते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इल्बर्ट विल, यानी कि बाकी इन तीनों से तो संबंधित है। इल्बर्ट विल किससे था? रिपिन से संबंधित था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए, 8वें का ए वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? इलाहाबाद की संधि पर। इसे सीधे फैक्ट पे याद रख सकते हैं। ऑप्शन भी दिया, सलाबाई संधि, इलाहाबाद संधि, सिंगरौली संधि और वेशिन की संधि। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा इलाहाबाद की संधि। 9 का होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना खोला था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब खोला था? 1632, यानी कि 1632 ईस्वी में अपना कारखाना कहाँ बोल रहा है? पटना में बोल रहा है, ना कि भारत में। चलिए ठीक है, अगला चलते हैं। 9 हो गया, 10 हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में, यानी कि भूख हड़ताल को किस आंदोलन में भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? क्या है? रोलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, वारदोली सत्याग्रह, अहमदाबाद मील हड़ताल। तो आप सभी जानते हैं कि अहमदाबाद मील हड़ताल में ही क्या था? गांधी जी ने भूख हड़ताल जो शुरुआत की थी, भूख हड़ताल से शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्या है? 1942 में, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेता का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के सक्रिय रूप से भाग लिया था? यानी कि बिहार केसरी के बारे में पूछ रहा कौन है? राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, आगे है अनुग्रह नारायण। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा श्री कृष्ण सिंह को क्या कहते हैं? बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। चंपारण आंदोलन, क्या बोल रहा है? चंपारण आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने किस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया, गलत है, बिल्कुल गलत है। महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, तो ये भी गलत है। आगे बोल रहा है क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया और मार्शल लॉ लगाया। क्या चंपारण के बाद मार्शल लॉ लागू किया गया था? बिल्कुल गलत है, 13 वाला भी गलत है। क्या है? चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इसमें भी सही मिलान करना है सूची 1 और 2 को। भारत सेवक समाज, ये किसने लिखा था? 14 का भारत सेवक समाज, तत्वबोधिनी सभा और आत्मीय सभा। आत्मीय सभा आप जानते होंगे किसने लिखा? राजाराम मोहन रॉय ने। तो आत्मीय सभा राजाराम मोहन रॉय, यानी कि सी का जो होगा 3 होगा। तो 14वें में आप देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी, सी का 3 और ए का 2 देखिए कहाँ पे? ए का 2 यानी कि भारत सेवक समाज है गोपाल कृष्ण गोखले ने, और बी का 1 ये तत्वबोधिनी सभा किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर।
तो 14 का हो जाएगा हमारा बी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। अम्बाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य से थी? तो अम्बाबाई कहाँ से थी? डी, कर्नाटक से थी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। जी हमारा रीजनिंग का आप इसे देख लीजिए, मिलान कर लीजिएगा। G7 नंबर पे आता है, R18 पे आता है, तो इस हिसाब से आप सीधे मैच कर लीजिएगा, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, 17 भी इसी तरीके से है, 17 भी बाद में करेंगे। 18 और 19 ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसको रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है, यानी कि बिजली का कुचालक कौन सा है? इसमें पूछा है बिजली का कुचालक कौन सा है। क्या नींबू का रस बिजली का कुचालक है? बिल्कुल गलत, नींबू का रस बिजली का सुचालक है। नमकीन पानी, संतरे का रस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे तीनों जो है बिजली के सुचालक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी वाला, यानी कि 26 का डी। आगे चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? 27 क्वेश्चन बोल रहा है DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आप जानते हैं कि DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने जो था DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। अलग अलग द्रव्यमान के दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? यानी कि स्वतंत्र रूप से अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास गिरती हैं तो क्या होगा? हमारा समान परिणाम के बल उत्पन्न होंगे का अनुभव होगा, अलग अलग त्वरण उत्पन्न अलग होगा, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी, 28 का डी। किसी भी क्षण क्या होगा? एक ही वेग होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? क्या काम करते हैं इसमें देखिए आप सीधे कोशिकाओं में प्रवेश करके और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर, क्या इस तरीके से करते हैं? किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर शरीर में रोगजनकों पर सीधे हमला कर उन्हें नष्ट करने में, वायरस को किसी भिन्न वायरस से संशोधित या संस्करण करने में। तो यानी कि 29 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। किसी भी कमज़ोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर हम क्या करते हैं? वेक्टर टीके का प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए क्या करते हैं? किसी कमज़ोर या निष्क्रिय वायरस को हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें बोला है लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी कि नई परत किसमें लगातार जोड़ी जाती है? तो क्या है? संवहन में, सबडक्शन में, भूकंप में या समुद्र का फैलाव में, यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इसे बोलते हैं समुद्र तल फैलाव। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा 30 का डी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति के द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? आप जानते होंगे क्या कहते हैं? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। यहाँ पे देख लीजिए, प्लेट सीमा सिद्धांत नहीं होगा, कंफ्यूज के लिए एक दे दिया गया, कोई लोग होगा तुरंत देखते ही ए बे टिक लगा के निकल जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी वाला, 31 का डी। 31 का डी वाला प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ही कहता है इसे। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, mRNA पद का विस्तार रूप क्या है? यानी कि mRNA की फुल फॉर्म पूछी गई जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा था। mRNA को आप जानते होंगे क्या बोलते हैं? मैसेंजर राइबोसोम, क्या है? मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की 33। एसी करंट को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? क्या ट्रांसफार्मर करंट उत्पन्न करने के लिए होता है? बिल्कुल गलत है, ट्रांसफार्मर करंट उत्पन्न करने के लिए नहीं होता। चोक कुंडली बिल्कुल एसी नहीं होता, डायनामो भी नहीं होता क्योंकि ये डीसी निकालता है। तो इसमें क्या राइट ऑप्शन होगा हमारा? डी वाला, 33 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है धारा घनत्व होता है 34 में है धारा घनत्व क्या होता है एक सदिश राशि है। धारा घनत्व क्या है? एक सदिश राशि है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसे डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसे हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 है मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? मेडिकल केमिस्ट्री में किसके आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? क्या रासायनिक संरचना पे, औषधीय प्रभाव से, आणविक लक्षण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी, यानी कि आणविक लक्ष्य से। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? यानी कि प्रतिक्रिया की दर को धीमा कौन करता है? क्या विषमांगी उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वर्धक, समांगी उत्प्रेरक? आप जानते होंगे जित चार हो ही, तीनों ही गलत, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, किसमें मिलती हैं? नर के सेंट्रल नर क्या है? सेंट्रल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। 37 का हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या है? आगत और निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क के द्वारा सक्षम की जा सकती हैं? क्या इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइडिंग? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए, यानी कि 1, 2 और 3, ठीक है। यानी कि 38 का होगा ए हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 यानी कि 39 पे। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, जिसमें क्या दिया है? अंतरिक्ष मिशन और खोज। चलिए मिलाते हैं इसको। 39 का क्या होगा हमारा? केशनी हेरोजन, ये किससे मिलेगा हमारा? सनी और उसके वलय से, यानी कि ए का क्या होना चाहिए? 2। तो ए का 2 कहाँ पे है हमारा? ए का 2 केवल इन दो में, यानी कि इन दोनों में से कोई एक होगा। चलिए आगे देखते हैं। आर्टेमिस क्या है? आर्टेमिस एक चंद्र मिशन है जो किसका? इसरो का है। मानव अंतरिक्ष उड़ान का चंद्रमा से मंगल ग्रह तक की। तो सी का क्या हो जाएगा? 4, यानी कि सी का 4 किस में है? बी, यानी कि इसका राइट ऑप्शन होगा बी। 39 का हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि 40 पे चलते हैं। क्या है? सूची 1 और सूची 2 है, कपड़ा और उत्पत्ति, इसमें सही मिलान करना है। 40 में क्या हो जाएगा? 40 का राइट ऑप्शन है हमारा डी, इसके हिसाब से मिला लेते हैं। क्या है? यानी कि ए का 2 हो जाएगा। लेनिन किससे होता है? सन के पौधे से। जटाकायर, यानी आप जानती हैं कि नारियल से हमारा होता है, जटा निकलता है। और सी का होगा हमारा 4, यानी कि अंगोरा बकरी से मोहायर, और डाउन किससे निकलता है हमारा? बत्तख और गीज के पंखों से। तो यानी कि 40 का हो जाएगा हमारा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। दिया है निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और कहा कौन से कथन सही हैं। एक बीमारी दी है, क्या? टेनियासिस एक आंत का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सिगिनाटा और टेनिया एशियाटिक के कारण होती है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टकोसिस कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा 1 और 2 दोनों सही, यानी कि इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए वाला, यानी कि 41 का ए। चलिए 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्नलिखित में से कौन सी क्या है? कंप्यूटर की भाषा है। कोबरा, पाइथन, स्क्रिल या जावा? तो क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा 4, यानी कि 1, 2, 3, 4, तो डी वाला, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई क्या है? चैट जीपीटी के बारे में पूछ रहा है कि फुल फॉर्म क्या है। तो क्या होगा? जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए, यानी कि 43 का ए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है, यानी कि स्वाद कौन सा नहीं है? आप जानते हैं कि मीठा एक स्वाद होता है, कड़वा भी स्वाद होता है, नमकीन भी स्वाद होता है, पर मसालेदार और क्या होता है? तीखा स्वाद नहीं होता है।
उमामी और खट्टा भी स्वाद होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा 4 और 7। 4 7 कहाँ पे, डी पे, यानी कि 44 का होगा डी। 44 का है डी, ठीक है। 45 पे चलते हैं। 45 में एक दिया है, कौन से सही सुमेलित जोड़ियां हैं। 45 का हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन है ए, यानी कि 3 और 4। इसको डायरेक्ट देख लेते हैं हम। 3 और 4 डिस्पानिया एक सांस की तकलीफ है। एनोस्मिया क्या है, गंध की आंशिक या पूर्ण हानि से, एनोस्मिया। और बाकी फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं, यानी कि 45 का हो जाएगा हमारा ए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। पल्सर क्या है, किसी तारे के द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे हैं, तारों का एक समूह, घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे, या किसी तारे का विस्फोट। तो क्या होगा इसका, घूमते हुए न्यूट्रॉन तारों को क्या कहते हैं, पल्सर कहते हैं। आगे लिखा है प्रयोगशाला में विकसित LGD यानी कि लेब ग्रोथ डायमंड क्या होते हैं, इसके बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो बीज के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इसमें सफ़ेद नीलम का नहीं होता, मैग्नेसाइट का भी नहीं होता, और ना ही क्यूबिक जिरकोनियम का भी इस्तेमाल नहीं होता। किसका होता है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। जो लैब में हीरे बनाए जाते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। आगे बोल रहा है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस फाइबर का उपयोग किया जाता है। तो आप जानते होंगे क्या है, केवलर। जो काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, UPPCS और UPSC में शायद एक बार पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्या है, HMX का पूर्ण नाम क्या है। HMX का पूर्ण नाम है, इसमें 1 2 3 4 4 दिए हों और इसके सही उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी, केवल एक सही है। 49 का हो जाएगा हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। HMX की फुल फॉर्म होगी हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। 50 क्या है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है। तो इसके रोबोट का नाम क्या है, ऑप्टिमस, यानी कि 50 का ए। 51 में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, मैनहट्टन परियोजना क्या है। एक प्रसिद्ध थीम पार्क है, एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहली बार परमाणु हथियार का उत्पादन किया था। दुनिया की सबसे बड़ी कला नीलामी में एक से का है, कला नीलामी में से एक, या न्यूयॉर्क सिटी में एक रियल एस्टेट परियोजना। तो 51 का हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन वी। क्या है कि परमाणु हथियार उत्पादन किया था किसने, एक अनुसंधान है ये। आगे चलते हैं 52। अवतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु के आकार के बराबर हो तो हमें वस्तु को कहाँ पर रखना पड़ेगा, वस्तु के सेंटर पे, यानी कि वक्रता के केंद्र पर। इसका राइट ऑप्शन होगा सी। अब 53 पे चलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है। फोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है, प्रकाश विद्युत सेल को क्या कहता है, जो करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका हो जाएगा 53 का बी। 53 का राइट ऑप्शन होगा बी। 54 पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्या होगा, किस रूप में जाना जाता है, विलय की सांद्रता, विलय के संघटक, विलय की सांद्रता, या फिर विलय की विलायक की सांद्रता, या विलय की सांद्रता, विलय के संगठन, या विलायक का सांद्रता। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा 54 का बी, विलय का संगठन। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। कोविड टीकाएं प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के, बिल्कुल गलत है। जीवित या क्षीण SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के। तो इसका राइट ऑप्शन होगा यानी कि 55 का बी। चलिए आगे चलते हैं 56 पे। आगे देख लीजिए आप, दोनों गलत है, सी और डी। 56 में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। तो हाथी, वेल, घोड़ा, इन तीनों के बारे में वो जानते थे। इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। हाथी, वेल, घोड़ा के बारे में वो लोग जानते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। आगे उपयुक्त में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो आप जानते हैं कुतुब मीनार भी है, लाल किला भी है। तो इंडिया गेट हमारा क्या है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस
देश के संविधान से ली गई है, तो हम जानते हैं किससे ली गई है, हमारा आयरलैंड से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 59 का है, सिक्किम भारत में पूर्ण रूप से राज्य कब बना था, 1975 में। इसको फैक्चुअल है पूरा, तो फैक्ट को आप याद रखिए, कब बना था, 1975 में सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बन गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी मुद्रा है, तो क्या यूएस डॉलर है, यूरो है, पाउंड स्टर्लिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, पाउंड स्टर्लिंग सबसे महंगी मुद्रा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे, बिहार राज्य ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम करने का राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है, तो जब भारत के आज़ादी के 100 वर्ष होंगे तब बिहार अपने को प्रदूषण मुक्त बनाएगा, यानी कि 2047 तक, यानी राइट ऑप्शन होगा हमारा ए, 61 का ए। चलिए 62 पे चलते हैं, शिप्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एम शॉल, ग्रांडे द्वीप, भारतीय जल के जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है। यह स्थान कहाँ पे है, क्या उड़ीसा के तट पे, गोवा के तट पे, लक्षद्वीप या तमिलनाडु, तो हमारा भाषण का है क्या, गोवा के तट पे ये स्थानों का पता लगाया, जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया था। आगे G20 के प्रतिनिधित्व करता है, क्या है, वैश्विक GDP का 85%, बिल्कुल सही है। वैश्विक व्यवहार क्या 50%, गलत है, कितना है 75%। औसत विश्व के लगभग 2/3 जनसंख्या, तो बिल्कुल सही है, यानी कि 1 और 2, इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा 63 का, 1 मिनट, 63 का क्या होगा हमारा 1 और 3, यानी कि सी। आगे चलते 63 के बाद में है 64 क्या, रूस के वेगनार भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है, क्या है, एवगेनी प्रिगोजिन इसका क्या मुखिया है, तो 64 का सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसने निकाली है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी, विश्व आर्थिक मंच जिसे कहते हैं, 65 का डी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, उन्होंने 66 वर्ष तक का शासन किया और 90 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई, 70 वर्ष तक शासन किया, 96 में मृत्यु हुई, 68 तक शासन किया, 94 में मृत्यु हुई, 72 तक शासन किया, 92 में मृत्यु हुई। बिल्कुल बकवास सा क्वेश्चन है, आप इसको देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन चलो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा, यानी कि 66 का होगा राइट ऑप्शन हमारा बी, 70 वर्ष तक उन्होंने शासन किया था और 96 वर्ष में आयु में इनकी मृत्यु हुई। गुजरात में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 का विषय क्या था, इसका विषय था क्या, गौरव का मार्ग, यानी कि इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी, 67 का होगा राइट ऑप्शन सी। जहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन होगा उसको हम सीधे पढ़ेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे, और जहाँ पे थोड़ा सा समझाने वाला होगा तो उसको समझाते हुए चलेंगे। आगे चलते हैं 68 क्या है, एंड थांडिंग क्या लिखा है, थांडिग्यूट महोत्सव 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया गया है, म्यांमार, चिली, नेपाल, जर्मनी, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा म्यांमार, 68 का ए। व्हाइट हाउस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार करना है, व्हाइट हाउस के बारे में पूछा है। व्हाइट हाउस का पता क्या है, 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। यह लोकतंत्र का प्रतीक, अमेरिका के लोकतंत्र का प्रतीक है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट गलत है, बाकी 2 और 3 4 सही है। फर्स्ट वाला यानी कि इसका जो पता है वो गलत है, बाकी अमेरिका का निवास स्थान है राष्ट्रपति का, और पहली बार निवास जॉन एडम ने ही किया था, और अमेरिका के लोकतंत्र का प्रतीक भी है, तो 69 का हो जाएगा ए। 70 का है, नेट मीटरिंग कभी कभी समाचारों में किस प्रकार से संदर्भित देखा जा सकता है, तो आप ये देख सकते हैं कि यूपीएससी का क्वेश्चन एक PYQ का है जो बिल्कुल ही कॉपी किया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा 1 बिलियन क्या है, एक बिलिंग तंत्र है जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिक को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देती है, यानी कि राइट ऑप्शन होगा हमारा 70 का डी। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए, रंग और संयोजन, इसको भी देख लीजिए सीधे, 71 का है हमारा राइट ऑप्शन बी,
71 का बी। तो आप मिला लीजिए क्या होगा, ए का 2 में जाएगा यानी कि मैजेंटा क्या है लाल और नीला, बी का 3 में जाएगा टिल का है नीला हरा सफ़ेद, और सी का 4 में मैब्रो का है नीला लाल और सफ़ेद, शियान का हरा और नीला। तो 71 का बी, 71 का बी। 72 पे आते हैं क्वेश्चन नंबर, गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज़ के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई? तो इसका क्या नाम है, टाइटन। तो यानी कि 72 का राइट ऑप्शन है हमारा ए। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 73, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। क्या है सूची 1, जूते का फैशन और विवरण सामग्री दी गई है। तो देखिए क्या है 73, इसको भी हम डायरेक्ट देखते हैं। 73 का है हमारा राइट ऑप्शन सी, 73 का सी, यानी कि ए और बी का है 3 और 4, ए का 3 बी का 4, ए का 3 और बी का 4। और आगे देखते हैं, सी का 2 डी का 5, सी का 2 है और डी का 5 है, बाकी ए का बी में, यानी कि ब्रॉग कहाँ हो जाएगा, पुरुष के जूते का एक प्रकार है। उसके बाद में बेरेट क्या है, एक प्रकार की टोपी है। स्ट्रेलोटोज क्या है, महिला के जूते का प्रकार है। एविटर्स क्या है, एक प्रकार का धूप का चश्मा है। चिग्नोज क्या है, एक प्रकार का केश विन्यास है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपने हस्ताक्षर कहाँ किए हैं? तो आप देखिए कहाँ किए हैं, एथेंस में किए हैं। 74 का हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन डी। आगे देखिए, खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित जोड़ी है? तो इसको देखते हैं, 75 का हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन ए, यानी कि 2 और 4 सही है, और 2 और 4 सही है, 1 और 3 गलत है। यानी कि वेनिस रोजर वाइट डिस विंबलडन ट्रॉफी क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन डबने आर्थोड्स मेमोरियल कप। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं के फील्ड वीडियोग्राफी के साथ ही भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया? तो किसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 576, यानी कि 576, 76 का राइट ऑप्शन होगा हमारा डी। चलिए आगे चलते हैं 77, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति की शुभारंभ किया? था किसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी, यानी कि तमिलनाडु। 77 का है बी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, दी कैप्टिव नस्ल एशियाटिक विशाल कछुआ या मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति में से एक है, हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? तो ये एक मेनोरिया एमिस कहाँ का है, नातंगी राष्ट्रीय उद्यान का, यानी कि 78 का हो जाएगा हमारा बी। 78 का राइट ऑप्शन है बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत के एक अभिन्न अंग घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश किसने किया, यूएसए ने किया है। यूएसए अपनी डिप्लोमेसी के तहत भारत के साथ होने की संभावना दिखा रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है, भारत के रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल ने कहियार में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुष के 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी कि स्वर्ण पदक जीता था, यानी कि बी, 80 का बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से ही व्यावसायिक शिक्षा के मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर दे रही? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ग्रेड 6 से, यानी कि बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, क्या UK, USA, UAE, ऑस्ट्रेलिया या USA? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा 82 का सी, ऑस्ट्रेलिया।
आगे क्वेश्चन नंबर 83, सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेज और वेबसाइटों को सरल और आसानी में समझे में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा किसने किया है ये? 83 का हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन डी, यानी कि न्यूजीलैंड ने। 83 का राइट ऑप्शन है हमारा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। दुनिया के पहले पादप पराग कणों जिन्हें क्या है लिखा है, टिलियार्डम्बिड्स कहा जाता है, टिलियार्डम्बिड्स कहा जाता है। टिलियार्डम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में खोजे गए थे? क्या चीन में, ग्रीस में, भारत या रूस में? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारे 84 का डी, यानी कि रूस में। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। सुर्खियाँ बटोरने वाले लिस्बन घोषणा किस इकाई का संरक्षण से संबंधित है? तो लिस्बन किससे संबंधित है हमारा? महासागर से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो मगध की राजधानी का नाम था राजगृह। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कौन सा सही है? इसे लिटिन द्वारा अधिनियमित किया गया था, बिल्कुल सही है। इसे गेगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, ये भी सही है। इस अधिनियम का लॉर्ड रिपिन लिटिन लाया था और रिपिन ने इसे निरस्त कर दिया था। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। 87 का राइट ऑप्शन होगा हमारा ए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में मियो के बारे में ये भी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। 88 का राइट ऑप्शन होगा हमारा, क्या लिखा है, क्वेश्चन बोल रहा है 1870 के संकल्प के बारे में कौन सा कथन सही है? केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजन के लिए यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकार की कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से दिए हैं। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 3, 4, 2, 3, 4। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा 88 का राइट ऑप्शन है बी। 1 और 2 सही हैं, बाकी तीनों 2, 3 गलत हैं। यानी कि इसने पहला कदम था और इसने कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार भी दिया था प्रांतीय सरकारों को। चलिए देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन। 89 है, राजनीतिक की प्रारंभिक पुस्तक क्या है? नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? चरक, कौटिल्य, कामनंदक, इनमें से कोई नहीं। तो कामनंदक इसके राइट ऑप्शन होगा 89 का सी। आगे 90 का, फातुहा ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रविदास, ईश्वरदास नागर, भीमसेन, इनमें से कोई नहीं। तो 90 का हो जाएगा ईश्वरदास नागर। चलिए 91 का देखते हैं। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बुद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजे थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा क्या? समुद्रगुप्त। 91 का सी। 92 पे चलते हैं। 92 क्या है? कब बिहार में पहली बार ब्रिटिश शासित भारत की बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो 92 का हो जाएगा हमारा 1912, यानी कि बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में बोल रहा है, भारत में स्तूप चैत्य विहार किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। 93 का हो जाएगा डी। 94 पे चलते हैं। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजानी क्या है? सुजानी आप अच्छे से जानते हैं। सुजानी ये क्या है? एक प्रकार की कढ़ाई है, यानी कि राइट ऑप्शन होगा 94 का डी। चलिए चलते हैं 95। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट करने वाले उसको हम डायरेक्ट करते हैं, उसके बाद आगे कुछ हैं उसको करते हैं जो यूपीएससी के स्टाइल में बनाएंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें है। 95 देखिए क्वेश्चन, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में कौन सा विचार करना है? सही है, सही नहीं क्या पूछा है, गलत कौन सा, इस पर ध्यान रखना है हमें। तो 95 का हो जाएगा हमारा
या 1 और 2 गलत है, 3 और 4 सही है। यानी कि बौद्ध धर्म की वज्रयान संप्रदाय यहाँ से फला फूला। यह खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन जैसे विभिन्न विषयों को पढ़ाए जाते थे। यह बिहार का वर्तमान बांका जिले में स्थित है, तो गलत है। इसकी स्थापना पाल वंश ने की थी, ये भी गलत है। यानी कि ए 1 और 2, ए इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से विचार करना है, भारत में बाबर के आगमन का कारण क्या सही है। ये भी यूपीएससी का PYQ से प्रीवियस ईयर से कॉपी किया गया है। कि उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, क्षेत्र की वस्तु में मेहराब और गुम्बद का परिचय हुआ, प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो 96 का हमारा राइट ऑप्शन है 3 और 4, यानी कि तीसरा सही है और चौथा सही है। प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई और युद्धों में तोप की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में ये दो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत हैं। आगे चलते हैं 97। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी कि मक्के का द्वार कहा जाता था। क्या ब्रोच, कालीकट, सूरत या कैम्बे। तो 97 का हमारा हो जाएगा सी, यानी कि सूरत को क्या कहा जाता था, बाबुल मक्का। आगे अष्टप्रधान, आप जानते हैं बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अष्टप्रधान किससे संबंधित है, मराठा के प्रशासन से। यानी कि 98 का हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, बस 30-35 क्वेश्चन और बचे हैं, 50 हैं, 50 और 2 यानी कि 52 क्वेश्चन बचे हैं। इसको फटाफट कर लेते हैं और हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बने रहिए वीडियो के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग कहाँ स्थित है। आप जानते हैं कहाँ पे है, एलोरा में या अजंता में। तो कहाँ पे हो जाएगा, एलोरा का गलत है, अजंता इसका राइट ऑप्शन सही है, 99 का डी। चलते हैं 100 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान आया था। तो गलत है। हैंग सांग एक चीनी बौद्ध भिक्षुक था जी क्या है, जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। तो इसमें दोनों ही गलत हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि 100 का डी। क्वेश्चन नंबर 101। नीचे दिए गए क्या है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। तो देखिए इसका सही उत्तर चुनना है। 101 का हमारा राइट ऑप्शन होगा 101 का डी, यानी 101 का डी। ए का 3 और बी का 2। ए का 3 यानी कि चरक कौन थे हमारे, चरक एक हमारे चिकित्सक थे और ब्रह्मगुप्त कौन थे हमारे, गणितज्ञ थे। तो 101 का बी है, सॉरी इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी वाला। तो 101 का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, यानी कि चरक कौन थे हमारे, चिकित्सक थे। और बी का 1 यानी कि ब्रह्मगुप्त कौन थे हमारे, एक गणितज्ञ थे। और वारामिहिर कौन थे, ज्योतिष शास्त्री थे। विशाखदत्त एक नाटककार। तो 101 का बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज़ की शुरुआत की। तो किसने की थी, वलवन ने की थी। 102 का हमारा हो जाएगा डी। आगे नाथपंथी सिद्धों योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था। तो किसने बनाया था, भारत के उत्तर भारत में। तो इसका राइट ऑप्शन है 103 का हो जाएगा बी। आगे चलते हैं 100। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। क्या है वुड डिस्पैच, यानी कि 1854 के प्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो यानी कि 104 का राइट ऑप्शन होगा हमारा डी, 1 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। 105 में है मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा 105 का डी, कर्नाट राजवंश के शासनकाल में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। तो हो गए 179, यानी कि 106 का हो जाएगा राइट ऑप्शन ए। कोसी मैदान के माध्यम
के मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है कोशी की? 107 का हो जाएगा सी, यानी कि 150 मीटर। 107 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो क्या हो जाएगा इसका? बघेलखंड। 108 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। सीधे फैक्चुअल है तो हम इसको सीधे फैक्ट के द्वारा सॉल्व करते चलते हैं। उत्तराखंड में कौन सा जिला तिब्बती सीमा से नहीं लगता है? नहीं लगता पूछा है, तो 109 का हो जाएगा अल्मोड़ा नहीं लगता, बाकी उत्तरकाशी और चमोली लगता है। 109 का ए। आगे चलते हैं 110। एल नीनो यानी कि एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? एल नीनो और ला नीनो दो टाइप की धारा होती हैं। एल नीनो का ठंडी हो गई, और नहीं, एल नीनो जो है गर्म धारा हो जाती है और ला नीनो ठंडी धारा होती है। तो एल नीनो कहाँ पाई जाती है? कहाँ पे? प्रशांत महासागर में, यानी कि इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा 110 का सी। चलिए चलते हैं 111 पे। निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है, कौन सा गलत है? गलत पूछा गया है, ध्यान रखना है। तो क्या है? सतह के क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह अफ्रीका के महान झीलों में से एक है। इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा, केन्या से लगती है। क्या अफ्रीका की सीमा इन 4 देशों से लगती है? आगे है, विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। तो 111 का हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन ए। राइट ऑप्शन का मतलब है 1 और 3 गलत है, 1 गलत है और 3 गलत है, यानी कि इसकी सीमा इन चारों से नहीं लगती है। और विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा क्या है? नील नदी है, जो जिंजा नामक जगह से निकलती है। तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील है, ये भी सही है। तो 111 का ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। हीट वेव के बारे में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे भी उल्टा कर दिया गया है। 30 डिग्री जो होता है हमारा पर्वतीयों के लिए होता है और 40 डिग्री मैदानों के लिए होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ना तो 1 ना ही 2। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको हमें फर्स्ट नंबर पे ही दे दिया गया है, तो ना तो 1 ना तो 2, यानी कि ए। 112 का राइट ऑप्शन होगा हमारा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 पे चलते हैं। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। खोजकर्ता और जन्मस्थान पूछा गया और खोजकर्ता के बारे में बात की गई है। तो 113 का हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन बी। इसको डायरेक्ट देख लेते हैं। तो ए का 3 है, यानी कि इटली। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? इटली का था। कोलंबस इटली का था। आगे दिया है बी का 4, जैक्स कार्टियर कहाँ का था? फ्रांस का था। सी का 2, सर फ्रांसिस ड्रेक जो था यूनाइटेड किंगडम का था। फर्नेंडिज मैगेलन कहाँ का था? पुर्तगाल का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 का बी। 114 में चलते हैं। यूएई के रियासती राज्य कौन से थे? तो इसको भी हम डायरेक्ट ही देखेंगे। क्या है? दुबई। इसका राइट ऑप्शन होगा 114 का बी है। क्या? आबू धाबी, दुबई और शारजा, अजमान क्या? अल कैन, फुजरा, रस अल खमद। नाम थोड़े कठिन है, इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा। आगे है, स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो 115 का हमारा हो जाएगा नागरी। क्या है? नगरी नदी, नगरी नामक गांव के पास से स्वर्ण रेखा निकलती है। तो इस गांव का नाम भी याद रखना है आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? तो आप देख सकते हैं दुधवा कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। तो 2 तो गलत हो गया। उसके बाद में 1 और 4, यानी कि 1 तो सही है, 4 और 3 में से देखना है। भीमा आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में शायद है। तो 116 का हमारा हो जाएगा बी, यानी कि भीमा बांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो कहाँ का है? बिहार का ही है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी का, यानी कि 1 और 4। 116 का बी। वाल्मीकि और भीमा बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, ये मध्य प्रदेश का नहीं, बिहार का ही है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। गंगेटिक डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विचार सही है? तो नंबर 1 है, गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय वल्नरेबल
में वर्गीकृत किया गया है, बिल्कुल सही है। इसे कोई भी क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं होता है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देता है। यह इको लोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। तो यानी कि 3 और 4 भी सही है। तो 117 का हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त में से सभी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो गंडक नदी का दूसरा नाम हमारा है नारायणी। 118 का डी। 119 चलते हैं। बिहार में निम्नलिखित में किस जिले में सोना पाया जाता है? तो 119 का हमारा हो जाएगा ए, यानी कि जमुई जो जिला है में सोना पाया जाता है। त्रिवेणी नहर के निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया था? त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है गंडक नदी पे किया गया है। आगे चलते हैं 121 पे। घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएँ पाई जाती हैं। यानी कि घाना में प्लेसर निक्षेप और ब्राज़ील में सोने की सिराएँ। किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो बिल्कुल सही है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए जो है आर की सही व्याख्या करता है और दोनों सही भी हैं। तो यानी कि बी वाला सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। बिहार की भौगोलिक संरचना और चट्टानी प्रणाली से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे मिलान करना है। पूरा यूपीएससी स्टाइल में क्वेश्चन बना दिया गया है। देखिए अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब धारवाड़ क्रम की चट्टानें किस लिए होती हैं? क्या है? सबसे पुरानी आर्कियन क्रम रॉक से सिस्टम का हिस्सा है। आगे है विंध्यन क्रम की चट्टानें, कटनरी चट्टानें और तृतीयक चट्टानें। तो इसको हम देखते हैं। 122 का हमारा हो जाएगा 122 का राइट ऑप्शन है हमारा बी। तो यानी कि बी। ए का 3, बी का 4, बी का 4 मिलाना है। ए का 3 सही मिलाया हमने और बी का 4 होगा। यानी कि मतलब विंध्यन चट्टान प्रणाली जो कहाँ से होगी? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज, सेल और चट्टान। और सी का जो है हमारा क्वाटनरी जो हिमालय और महाद्वीपीय नदी के द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव का निर्मित। और तृतीयक चट्टानें किससे हो जाएगी? पश्चिमी चंपारण जिले में पाई गई हैं। ठीक है। तो 122 का हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पे। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनात्मक समुद्री तट के निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो क्या? नीलगिरी बायोस्फीयर, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी या फिर सुंदरवन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। 123 का है हमारा बी। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पे। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्बू का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बज रहे समय हो। तो उस समय जो है राइट टाइम होगा थिम्बू का स्थानीय समय होगा 124 का बी, यानी कि 6 PM, शाम के 6 बज रहे होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पेट्रोलियम भंडार अरावली की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। अब्रक कोडरमा में पाया जाता है। कुणप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है। तो 125 का राइट ऑप्शन होगा अब्रक का है कोडरमा में पाया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित सूची में राजनीतिक दलों को सूची 1 और 2 उसमें क्या है उनके स्थापना वर्ष दिया है। तो 126 को हम भी डायरेक्ट देखते हैं कौन कौन सा है। 126 का बी, यानी कि ए का 1 है। तो 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई 1964 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई है और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुई है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC की स्थापना 1998 में हुई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 का बी। क्वेश्चन नंबर 127। किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदस्य के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? यानी कि अध्यक्ष जो है
किसी भी संसद को या फिर जो भी सदन का सदस्य है उसे क्या उसकी मातृभाषा में बोलने का इजाज़त देता है। तो क्या है अनुच्छेद 120(1) के तहत जो है अध्यक्ष इस बात की इजाज़त दे सकता है कि वह अपनी जो भी भाषा मातृभाषा है उसमें अपनी बात रख सके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 कोलिजियम के बारे में पूछा गया है। कोलिजियम काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे पॉलिटी का। तो कोलिजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर, पूरा यूपीएससी स्टाइल बना हुआ है। आगे देखते हैं, काफ़ी टफ क्वेश्चन है। संसद ने विधि के द्वारा कोलिजियम प्रणाली का आरंभ किया। अब यहाँ पे देखिए पढ़ सकते हैं संसद ने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो दूसरा वाला बिल्कुल ही गलत है, तो 2 को काट दीजिए। अभी भी क्वेश्चन हमारा पूरा है बाकी। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलिजियम प्रणाली के माध्यम से ही होती है। कोलिजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1983 ईस्वी में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। तो 4 वाला भी हमारा जो है क्या है क्वेश्चन नंबर 128 का गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा 1 और 3 सही पूछा गया है, यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलिजियम प्रणाली के अनुसार ही होती है। तो 128 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 चलते हैं। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के संदर्भ में विचार करना है। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी। अब यहाँ पे देखिए धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष की बात की गई थी, और अखंडता शब्द जोड़े गए बिल्कुल गलत है। भारतीय संविधान 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ये तो बात सही है। इसने नए नीति निर्देशक जोड़े, यानी कि अनुच्छेद 39 है, 43 है और 47, तो तीसरा वाला भी सही है। इसके द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों सदस्यों के आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये देखते हैं इसको क्वेश्चन 29 का राइट ऑप्शन है हमारा डी, यानी कि 2 और 3। 129 का डी, 2 और 3 सही है, चौथा वाला भी गलत है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 130 किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं क्या? आदिम लक्षण के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। तो बिल्कुल सही है, 4 के चारों ही सही हैं। तो 130 का हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार के संदर्भ में किस देश से लिए? मौलिक अधिकार किससे लिए गए? हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, सभी जानते हैं। 131 का हमारा हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो आप सभी जानते हैं क्या है, खाली अनुच्छेद 132 का 132 का क्वेश्चन का आंसर है डी, यानी कि अनुच्छेद 17। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? निम्नलिखित में से किसके पास है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या निर्धारित संसद के पास है। तो 133 का हो जाएगा हमारा ए। 134 पर चलते हैं। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के लिए शासन हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो क्या भाषाई अल्पसंख्यक बिल्कुल गलत है, अनुसूचित जाति, धार्मिक अल्पसंख्यक ये भी गलत है, अनुसूचित जनजाति। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी। यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप, अनुसूचित जाति है या जनजाति, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी, यानी कि अनुसूचित जनजाति के बारे में बात की गई है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? तो सभी लोग जानते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 के आसपास मामला था हमारा यह। तो इसमें क्या था, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने गढ़ा था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के संदर्भ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है? तो इसको हम देखते हैं। 136 का हमारा राइट ऑप्शन है हमारा
ए, यानी कि केवल 4 वाला सही है, बाकी 3 को तीनों गलत है। चलिए देखते हैं क्या दिया है। निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई, तो गलत है। महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई, ये भी गलत है। टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार लेने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घाटे इसमें तेज़ी से बढ़ोतरी, ये भी गलत है। कमज़ोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई, तो ये सही है। फोर्थ वाला हमारा सही है। पूरा करंट अफेयर्स को मिक्स करते हुए हमारे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो ए का हो जाएगा केवल 4। बिहार के गया जिले का वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो इसका जनसंख्या पूछ रहा है। 137 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 59,008 क्या है, 5,58,000, 5,98,000। ठीक है, तो यानी कि 137 का राइट ऑप्शन होगा वी। आगे है, केंद्र सरकार के गैर योजनागत व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। व्यय कृषि पर होता है, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, तो क्या हो जाएगा। गैर योजनागत व्यय के बारे में बोला, तो व्यय क्या है, ब्याज भुगतान पे जो किया गया व्यय होता है। व्यय क्या होता है, गैर योजनागत व्यय होता है। आगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भी व्यय एक योजनागत होता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा 138 का वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 139 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 में क्या दिया है। वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभावों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है बोला गया है। निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक हुई। इसने वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार का विस्तार किया। इसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रभाव को बढ़ा दिया, तो बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें देखिए कौन सा 139 का राइट ऑप्शन होगा हमारा ए, यानी कि निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक नहीं हुई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 140 है। संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। क्या महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.2% तक पहुँच गया, तो बिल्कुल सही था। 40 का राइट ऑप्शन हमारा होगा बी, यानी कि केवल एक सही है, बाकी दोनों गलत हैं। 2022 का राजकोषीय घाटा 7.7% था, बिल्कुल गलत है। आगे है, पिछले 2 वर्ष में राजस्व संग्रह कम हो गया, तो ये भी गलत है। आगे चलते हैं 140 का है बी। 141 चलते हैं। आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडारण के संदर्भ में कौन सा सही है। विदेशी मुद्रा भंडारण में कौन कौन शामिल है। क्या विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, बिल्कुल सही। सोना, एसडीआर यानी कि विशेष आहरण अधिकार, आरक्षित किस्तीय स्थिति, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी, 141 का डी। 142 पे चलते हैं। उत्पत्ति के नियम के बारे में पूछा है, क्या यानी रूल ऑफ ओरिजिन के बारे में बोला गया है। ये भी हमारा करंट अफेयर्स में काफ़ी चर्चा में रहा था किसी समय पे, तो इस समय जब पूछ लिया गया है, तो 142 का राइट ऑप्शन होगा हमारा, डायरेक्ट देख लेते हैं डी, यानी कि जितनी भी बातें कही गई हैं वो सारी की सारी सही हैं। क्या उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मापदंड है। उत्पत्ति के नियम का कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करने के लिए कि किसी दिए गए उत्पाद को कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। इसका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है, ये भी सही है। इसका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंधित आयातों के स्रोतों पर निर्भर करता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1 2 3 4, 142 का उपयुक्त सभी यानी डी। आगे देखिए, शिशु मृत्यु दर के बारे में कौन सा कथन सही है, सही बोला गया है। चलिए देखते हैं। वह शिशु मृत्यु को लेकर 1 वर्ष मृत्यु क्या है, यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच की मृत्यु की संभावना है, जो प्रति 1,000 पे काम करता, ना कि 10,000 पे, तो एक गलत है। उसके बाद में 147 का हमारा राइट ऑप्शन है डी, तो यानी कि 2 और 3, एक तो गलत हो ही गया, तो बी और ए और बी कट गया। आगे 2 3 तो सही था, तो 4 है कि नहीं इसको देखना। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था, तो गलत है।
2019 में शिशु का मृत्यु दर 130 था और 1950 में 189.6 था। तो बहुत ही कम हमने कर लिया है, 189 यानी 190 से सीधे हम 30 पे आ गए हैं। तो काफ़ी प्रगति की है भारत ने, अच्छा खासा सुधार है। चलिए देखते हैं 144। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के रूप में की जाती है, वह सक्षम बनाती है किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करना, ज्ञान में वृद्धि करने को, कौशल स्तरों में वृद्धि करने को, देश के लोगों को ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। तो मानव पूंजी निर्माण को बेहतर बनाने की व्याख्या का प्रक्रिया कौन सी सही है? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 144 का डी, यानी कि 3 और 4। मानव कौशल होगा, यानी कि कौशल के स्तरों में वृद्धि होनी चाहिए और देश के लोगों में ज्ञान कौशल स्तर और क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए। अधिक पूंजी संचय कर पाना बिल्कुल गलत है, ज्ञान में वृद्धि करना को ये भी हमारा आधा अधूरा है। तो यानी कि 3 और 4, 144 का राइट ऑप्शन होगा डी। 145 है, दिवालिया और शोधन क्षमता के बारे में बोला गया है, पर विचार करना है। शोधन क्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ होता है। दिवालिया एक कानूनी प्रक्रिया को समर्थित करता है जहां देनदारों की संबंधित लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। शोधन क्षमता एक अवस्था है जबकि दिवालिया एक निष्कर्ष है, जो बिल्कुल गलत बोल रहा है। आगे भारतीय दिवालिया और शोधन क्षमता बोर्ड दिवालिया और शोधन क्षमता की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक संस्था है। तो 145 का हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन डी, यानी कि केवल 4 वाला सही है। क्या है? भारतीय दिवालिया और शोधन क्षमता बोर्ड दिवालिया और शोधन क्षमता कार्रवाई की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक संस्था है। 146 औद्योगिक नीति संकल्पना किस में अपनाई गई? तो 1956 में। इससे पहले एक आई थी 1948 की नीति और उसके बाद में आई थी 1956 की औद्योगिक नीति। तो 146 का हमारा है राइट ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 147। उत्पादन संबंध प्रोत्साहन यानी कि PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में बात की गई है। यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फ़ोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन को प्रोत्साहन को पेशकश करती है। तो बिल्कुल सही है। इस योजना में आवेदन को 2 श्रेणियों में वैश्विक कंपनी और घरेलू कंपनी में वर्गीकृत किया, बिल्कुल गलत है। आगे ये योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों के लिए अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध बिक्रीशील बिक्री पर 8% को औसत प्रोत्साहन दे रही, तो ये भी गलत है। आगे PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्ट्री शामिल होते हैं। तो ये भी सही है, यानी कि इसमें लेकिन गलत पूछा गया है। तो आप देख लीजिए कौन सा गलत है। 2 और 3 गलत है, यानी कि 147 का हमारा हो जाएगा ए, यानी 2 और 3 गलत है, 1 और 4 सही है। चलिए चलते हैं 148। स्वामित्व योजना के बारे में पूछा गया है के संदर्भ में कौन सा विचार कीजिए? यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्य एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, तो बिल्कुल गलत है। 148 का हमारा राइट ऑप्शन है। एक तो गलत हो गया, एक मिनट गलत हो गया, तो गलत ही पूछा गया है, तो यानी कि बी और डी कट गया और तो इसका राइट ऑप्शन हमारा है सी वाला 1 और 3। 148 का सी 1 और 3 यानी कि तीसरा वाला भी गलत है। CORS का मतलब है क्रॉस ओरिजन रिसोर्स शेयरिंग, बाकी 2 और 4 का सही है। यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता का प्रदान करने के योग्य मानक प्रयास कर रही है और यह ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा बनाने का तैयार करके ग्रामीण बस्तियों यानी आबादी के क्षेत्र की संपत्ति को सुस्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए सुधारात्मक पहल कार्रवाई करती है। तो 148 का हमारा राइट होगा सी। 1 और 3 गलत हैं, 2 और 4 सही है। किसी वित्तीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 360 लागू करने का परिणाम कौन सा सही है? राष्ट्रपति राज्य को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत
सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को कम करने का आदेश दे सकता है। तो बिल्कुल सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति विचार आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। तो दूसरा तो गलत है। 149 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, यानी कि 2 गलत है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो गया 1, 3, 4। और तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सहित सभी संबंधित सेवारत कर्मचारियों के वेतन को कटौती कर सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने वाले बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित रह जाएंगे। आगे चलते 150 आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं? यानी कि मुद्रास्फीति जनित मंदी यानी कि स्टैगफ्लेशन के बारे में बात की गई है। कौन से योगदान कर सकते हैं? 150 का है क्वेश्चन। सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, बिल्कुल सही है। स्टैगफ्लेशन की बात बोल रहा है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, दूसरा विषय है। कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, यानी कि कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में अगर कमी हो तो भी हमारा मुद्रास्फीति जनित मंदी यानी स्टैगफ्लेशन की स्थिति हो जाएगी, बढ़ेगी। और यानी कि तीसरा भी सही है। चौथा है घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी, यानी घरेलू मुद्रा की वृद्धि हो, घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण जो होता है निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी हो जाएगी, तो भी हमारा स्टैगफ्लेशन मंदी हो जाएगी, यानी मुद्रास्फीति जनित मंदी बढ़ेगी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा 150 का ए। 1, 2, 3, 4। इसी के साथ हमारा टॉपिक पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।